गोवा के नाइट क्लब में बिल्कुल न्यू ईयर जैसा माहौल था, लोग थे, भीड़भाड़ थी, ड्रिंक्स, सब कुछ, और एक साथ आग लगती है और कुछ ही देर में आग की लपटें इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं कि 25 लोगों को जलने से या फिर दम घुटने से अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसी आग के कुछ ही देर बाद इस क्लब के मालिक दोनों भाई गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा चुपचाप फ्लाइट पकड़कर फुकेट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उठते हैं सवाल कि क्या भारत इनको वापस खींच कर ला सकता है? क्या थाईलैंड से इनका एक्सट्रेडिशन हो पाएगा? इस वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे कि गोवा के जो क्लब में लापरवाही थी वो क्यों हुई, ये जो क्लब माफिया है इनका क्या एंगल है, और एक चीज़ जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की बात आ रही है ये क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इंडिया थाईलैंड एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की असली ताकत, असली सच क्या है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले बताते हैं कि गोवा के क्लब में क्या हुआ था। 7 दिसंबर की रात थी। गोवा के अरपुरा गांव में बिर्च बाय रोमियो लेन नाम का एक नाइट क्लब फुल भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। ये जगह पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर है, रिवर बैक वाटर्स के किनारे बनी हुई है। रात करीब 11:50 पर यहाँ फायर शो हुआ। अंदर ही आतिशबाजी और पायरोथेनिक्स चलाया जा रहा था, जबकि छत बांस और सूखी घास थैच की थी, यानी पूरा सेटअप खुद बारूद जैसा था, बहुत ही ज्वलनशील। एक चिंगारी ने ऊपर की तरफ आग पकड़ ली, छत भभक उठी और कुछ ही मिनटों में आग ऊपर से नीचे तक फैल गई। क्लब के अंदर न प्रॉपर वेंटिलेशन था, न स्प्रिंकलर्स थे, न फायर अलार्म थे, न सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट्स थे। फायर ऑफिशियल्स ने बाद में साफ कहा कि यहाँ छोटे छोटे एग्जिट्स थे, वो भी सिर्फ एक सकरे पुल से जुड़े हुए थे, जिससे सैकड़ों लोग एक साथ निकल नहीं सकते थे। आखिर में 25 लोग मारे गए, लगभग 20 स्टाफ और 5 टूरिस्ट। कई लोग अंदर ही फंस गए, कई का दम धुएं से घुट गया। ये एक्सीडेंट नहीं था, इसको कहा जा रहा है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अब बताते हैं ये लूथरा ब्रदर्स कौन है जिनका नाम आ रहा है। तो गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, ये दो भाई हैं। दिल्ली से उठी एक नाइट लाइफ चेन, पहले मामाज बॉय जैसे क्लब्स, फिर रोमियो लेन नाम से पूरे देश में एक्सपेंशन। दिल्ली, गोवा, यमुनानगर समेत करीब 10 साल में 30 से ज़्यादा आउटलेट्स, ये दोनों भाई नाइट क्लब टाइकून बन गए। लेकिन जैसे ही गोवा में उनके क्लब में आग लगी, इनका बिहेवियर नॉर्मल बिजनेसमैन जैसा नहीं रहा। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स के अनुसार आग आधी रात को लगी और उसी रात सुबह करीब 5:30 बजे दोनों भाई इंडिगो फ्लाइट 6E1073 पकड़कर सीधा फुकेट थाईलैंड उड़ गए। यानी एफआईआर दर्ज होने से पहले, पुलिस पहुंचने से पहले ये देश से बाहर थे। गोवा पुलिस ने बाद में सर्कुलर जारी किया, दिल्ली में इनके घरों पर रेड की, लेकिन तब तक दोनों इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स की कैटेगरी में जा चुके थे। इसी बीच पुलिस ने क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और तीसरे को ओनर अजय गुप्ता को पकड़ लिया। यानी ऑपरेशनल स्टाफ अंदर, असली मालिक बाहर। अब जरा देखिए कि ये क्लब लीगल था या नहीं, बात थोड़ी इस पर करते हैं। तो मैजिस्ट्रियल प्रोब में और न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये साफ हुआ है कि बिर्च बाय रोमियो लेन के पास ना तो वैलिड फायर सेफ्टी एनओसी थी, ना प्रॉपर बिल्डिंग परमिशन, और ट्रेड लाइसेंस भी मार्च 2024 में एक्सपायर हो चुका था। अरपुरा पंचायत ने पहले इलीगल स्ट्रक्चर पर डिमोलिशन नोटिस जारी किया था, लेकिन हायर अथॉरिटीज या डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने उसे रोक दिया। गोवा के सीएम ने खुद एक्सेप्ट किया कि 3 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया जा चुका है और इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन डिले हुआ था। स्थानीय एमएलए माइकल लोबो ने चैनलों पर खुलकर कहा कि यह क्लब बिना अनुमति से सालों से चल रहा था और सवाल उठाया कि किसने इसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया। मतलब एक तरफ पेपर पर रूल्स नहीं है, फायर एनओसी, ऑक्यूपेंसी लिमिट, इमरजेंसी एग्जिट, दूसरी तरफ ग्राउंड पर पैसा, इन्फ्लुएंस और नेग्लिजेंस ने मिलकर 25 लोगों की जान ले ली। अब यहीं से आता है इंटरनेशनल लॉ वाला सवाल कि क्या भारत इनको थाईलैंड से वापस ला पाएगा। तो बता दें आपको कि भारत और थाईलैंड के बीच 2013 में एक फॉर्मल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई, जो 2015 में लागू हुई। ये ट्रीटी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति देश में फ्यूजिटिव ऑफेंडर माना जा रहा है और दूसरे देश के टेरिटरी में छुपा हुआ है, तो उसे नियमों के हिसाब से वापस भेजा जा सकता है, बशर्ते जो क्राइम है वो दोनों देशों में कम से कम 1 साल की सजा वाला ऑफेंस हो। गोवा केस में लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जो मुख्य आरोप हैं वो है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर IPC 304 और गंभीर नेग्लिजेंस। भारत में इसके लिए 7 से 10 साल, कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा सजा का प्रावधान है। थाईलैंड के कानून में भी ऐसे नेग्लिजेंट किलिंग सजा योग्य ऑफेंस है। तो डुअल क्रिमिनलिटी की शर्त पूरी होती है, यानी क्राइम दोनों जगह क्राइम माना जाता है। ये एक्सट्रेडिशन के लिए जरूरी है। अब प्रोसेस क्या है? तो सेंट्रल अथॉरिटीज भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ME है और थाईलैंड में अटॉर्नी जनरल। इंडिया को लिखित में फॉर्मल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजनी होगी डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए। इसमें आरोपियों का पूरा डिस्क्रिप्शन, नेशनैलिटी, फुकेट में प्रोबेबल लोकेशन, FIR और केस की पूरी स्टोरी, कौन कौन से IPC सेक्शंस लगी हैं और उनकी सजा का कानून, ये सब अटैच करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भेजना होगा। अगर थाईलैंड को लगे कि जानकारी कम है, वो एक्स्ट्रा डिटेल मांग सकते हैं।
इमरजेंसी में ट्रीटी एक और टूल देती है जो है प्रोविजनल अरेस्ट। मतलब इंडिया कह सकता है कि जब तक फॉर्मल पेपर वर्क कंप्लीट हो तब तक आप इन लोगों को अस्थायी रूप से अरेस्ट करके होल्ड करें ताकि ये किसी तीसरे देश न भाग जाएं। सीबीआई के थ्रू इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस की मांग की जा रही है जिससे ग्लोबल लेवल पर इनका मूवमेंट ट्रैक हो सके और थाईलैंड की पुलिस को ऑफिशियल अलर्ट मिल जाए। अगर थाई कोर्ट ये मान जाता है कि ऑफेंस ट्रीटी के दायरे में आता है और पॉलिटिकल केस नहीं है, फेयर ट्रायल मिलेगा, तो फिर एक्स्ट्रेडिशन अलाउ कर सकता है और फिर दोनों देश कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ डिपार्चर डिसाइड करते हैं जहां से लोगों को इंडियन कस्टडी में सौंपा जाता है। मगर वहीं बात करते हैं अब मुश्किलें क्या आ सकती हैं। तो कागज़ पर तो सब साफ दिखता है लेकिन ग्राउंड पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। डिफेंस लॉयर्स ये दलील दे सकते हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, नॉट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है। थाई कोर्ट ऐसी बातें सुनेंगे। थाईलैंड का जुडिशियल प्रोसेस अपने हिसाब से चलता है तो एक्सट्रेडिशन में कई हफ्ते महीने तक लग सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन ये प्रोसीजर में इंडिया की तरफ से कोई भी कमी रह गई, गलत सेक्शन, इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन, टाइम लिमिट मिस आदि, तो डिफेंस उसे पकड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव फैक्टर यह है कि इंडिया थाईलैंड ट्रीटी पहले भी काम कर चुकी है। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल क्राइम और दूसरे मामलों में कोऑपरेशन हुआ है और यहाँ 25 मौतों वाला हाई प्रोफाइल केस है। इंटरनेशनल ऑप्टिक्स में थाईलैंड भी ऐसे आरोपियों को ओपनली शेल्टर देना नहीं चाहेगा। आखिर में ये सवाल सिर्फ इन दो भाइयों का नहीं है क्या ये भारत आ पाएंगे, नहीं। यहाँ सवाल है कि क्या भारत की लाइसेंसिंग और फायर सेफ्टी सिस्टम सिर्फ कागजी है? क्या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के दम पर कोई भी सालों तक इलीगल क्लब चला सकता है और हादसे के बाद फ्लाइट पकड़कर बाहर जा सकता है? सबसे ज़रूरी यहाँ यह है कि क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज सिर्फ बुक्स में है या वाकई आम लोगों के न्याय के लिए काम भी करती हैं? कानून कहता है इंडिया थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को वापस ला सकता है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, इंटरपोल नोटिस, MEA, CBI सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब मगर देखना ये होगा कि सिस्टम कितनी तेज़ी और ईमानदारी से इन्हें इस्तेमाल करता है। आपको क्या लगता है, क्या लूथरा ब्रदर्स को भारत बेहद जल्द थाईलैंड से वापस ला पाएगा या फिर इसमें कुछ वक्त लग सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।